जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हे रचिता, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज डस्ट ऑफ स्नो विच इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इससे पहले हम फर्स्ट फ्लाइट प्रोज को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर करा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट अलग से हमारे चैनल पर बना दी गई है। आप वहां से जाकर से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर पोएम है ये, जो उसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो बेसिकली मैं पहले आपको बता दूं कि जो पोएट्री है वो एग्जाम के पर्पज से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी पोएट्री वो 8 नंबर की आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जो 2 मार्क्स होते हैं वो आपके, जो 2 मार्क्स रहते हैं वो आपके एमसीक्यू है ना। जो 2 मार्क्स है वो आपके एमसीक्यू के आते हैं, और जो 3 मार्क्स है आपके, वो या तो आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं या 4 लाइन की क्या पोएम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स कहाँ से आते हैं आपके, या तो एक आप क्वेश्चन लिख दो जो आपसे पूछा जा रहा है पोएट्री से रिलेटेड, या फिर आप क्या 4 लाइन की पोएम लिख सकते हैं। इसके अलावा 3 मार्क्स से क्या आता है आपका, एक सेंटर आइडिया आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये आपके मार्क्स हैं, 8 मार्क्स की आपकी पोएट्री रहती है। और हम इस वीडियो में क्या क्या कराने वाले हैं आपको ये भी बता देती हूँ मैं। इसमें हम चैप्टर को तो पढ़ेंगे ही, है ना, आपकी पोएम को तो हम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम क्या सेंट्रल आइडिया भी इसमें कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और एमसीक्यू भी कवर करने वाले इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पोएम है। बहुत ज्यादा बड़ी पोएम नहीं है ये, ओनली 2 स्टैंजा में इसको क्या डिवाइड किया गया है ये पोएम को। और जो जैसे कि हमारे बहुत सारे सुपरस्टिशन होते हैं ना, जैसे हम फॉलो करते हैं बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करते हैं कि हाँ, जैसे सुपरस्टिशन आप मान सकते हो कि एक मतलब कोई काली बिल्ली है जिसने रास्ता काट दिया, क्या है अब हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, ये धारणा बना लेते हैं ना हम लोग। सभी के साथ होता है ये। या फिर किसी ने स्नीज कर दी, किसी ने छींक मार दी, तो क्या है हम 10 मिनट के लिए रुक जाएंगे कि नहीं, इसने छींक मार दिया अब तो क्या है हमारे साथ कोई नेगेटिव चीज होगी और हम बाहर नहीं जाएंगे। मतलब इस तरीके से बहुत सारे सुपरस्टिशन होते हैं जिसको हम बिना कोई प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब कुछ भी नहीं, हम बस उसको क्या फॉलो करते हैं। ये हमने क्या एक मानसिक अवधारणा बना लिया है कि नहीं ये नेगेटिव चीज है, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। क्या होता था कि चाइल्डहुड में जब स्कूल से जब मैं आ रही थी मेरी फ्रेंडों के साथ, तो क्या था कि ऐसे ही सेम मेरे साथ भी चीज हुई थी कि जो बिल्ली थी उन्होंने क्या रास्ता काट दिया था। अब वन ऑफ माय फ्रेंड बोलती है मेरे से कि यार रुक जाते हैं, अभी बिल्ली ने रास्ता काटा, थोड़ी देर बाद चलेंगे। उसमें से फिर एक और मेरी फ्रेंड थी आकृति, उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्ली ने रास्ता काटा है तो क्या हुआ, हम उसका रास्ता काट देते हैं। तो क्या है एवरीथिंग, तो मैंने ये रियलाइज किया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो क्या है ये सारी चीजें किसके पर डिपेंड करती है, हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करती है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे पॉजिटिव होगा, अगर हम नेगेटिव ऑलरेडी सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें क्रिएट हो जाती है कि आपके साथ क्या नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए क्या यही जो ये चैप्टर है इसमें भी आप कुछ ऐसी देखोगे, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव साइन सिंबल है, इसमें क्रो है जो एक नेगेटिव सिंबल है, जो कि अगर हम क्रो का नाम भी सुन ले तो क्या है वो किसका प्रतीक है, वो सिंबलाइज किसके लिए किया जाता है, डेथ के लिए। और ऐसी सेम इसमें क्या है एक हेमलॉक ट्री है, जो हेमलॉक ट्री कौन सा होता है, पॉइजन ट्री। तो पॉइजन भी क्या है एक नेगेटिव चीज ही है। और कैसे ही नेगेटिव चीज है जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो हमारे पोएट हैं, उनके जीवन में कैसे पॉजिटिविटी लेकर आती है, तो वो चीजें हम क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। क्योंकि नेचर में ही इतनी पावर है कि वो हमारे मूड को क्या है चेंज कर दे। तो ये इसमें प्यारा सा मैसेज दिया गया है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पोएम को। द वे ऑफ क्रो, क्रो क्या है एक नेगेटिव सिंबल है, तो क्रो का मतलब वे मीन्स तरीका, है ना। शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन का मतलब होता है हिलाना या फिर गिराना। तो शुक डाउन ऑन मी क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो बर्फ, जैसे कि हमारे जो पोइट है ये जो आप देख सकते हो क्रो यहाँ पे है, जो क्या है बर्फ को हिला रहा है ना। अब जो बर्फ हिला रहा है वो कहाँ पे गिर रही है, शुक डाउन मीन्स कहाँ, इनके शोल्डर पे गिर गई है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, अब ये कौन सा ट्री है, ये हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री मीन्स पॉइजन ट्री, है ना, जैसे हम बोलते हैं जहरीला पेड़। ये एक हेमलॉक ट्री है। क्या था अब इसमें, क्या 4 लाइन में हमने क्या देखा कि द वे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। शुक डाउन मीन्स होता है गिराना या हिलाना, है ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। क्या गिराया उन्होंने, जो बर्फ होती है ना, डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ की धूल होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या मूवमेंट, कुछ मूवमेंट हुआ क्रो का, है ना, चाहे वो उड़ रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, कोई मूवमेंट इसमें दिया गया है, कोई मूवमेंट हुआ, उसके हिलना, शुक डाउन में यानी कि जो बर्फ के पार्टिकल्स थे वो कहाँ पे गिरे, जो हमारे पोइट है उनके शोल्डर पे आके गिरे। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मूड मीन्स होता है उनके जो मूड था, जो उनकी मनोदशा थी, वो क्या है चेंज हो गई,
एज गिवन माई राइट, मतलब उनको उनके साथ जो ये फीलिंग हुई थी, मतलब जो ये एक्टिविटी हुई थी छोटी सी, है ना, उनका क्योंकि पूरा दिन खराब गया था, और क्या है, उन्होंने जैसे ही ये फील, जैसे ये बर्फ को फील किया, है ना, नेगेटिव चीजों से वो भी, तो एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। आई हैड रूड का मतलब है पछताना, है ना, क्या पछताना, मतलब उनका जो दिन था, बोल रहे ना, ऑफ अ डे आई हैड रूड मींस हेल्ड इन रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है किसी चीज में पछताना, है ना। अब उनका जो दिन था हमारे, बेसिकली इस जो पोएम का जो मतलब है, जो मीन है, वो ये है कि जो हमारे पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका जो दिन था, पूरा 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 फुल ऑफ स्ट्रेस से था, है ना, पूरा फुल ऑफ स्ट्रेस से गया था पूरा, मतलब जो उनका दिन था वो पूरा रिग्रेट से भरा हुआ था, है ना, पछतावे से क्या भरा हुआ था। अब उनको क्या लगा, अब फिर उन्होंने क्या देखा कि मतलब जब पछताने से भरा हुआ था, जब वो आ रहे थे अपने घर पे, अब या तो वो खड़े थे या फिर आ रहे थे, ऐसा कुछ भी डिफाइन इसमें नहीं किया गया है कि एक्चुअली एक्टिविटी क्या थी। एक्टिविटी बस इसके बारे में ये बताया गया है कि उनका जो दिन था वो पूरा खराब गया था, है ना। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारा पूरा दिन खराब जाता है, पर एक चीज हमारे साथ ऐसी हो जाती है कि हाँ, फिर ये लगता है कि हाँ, ये मेरा मतलब इस दिन का ये थोड़ा सा जो हिस्सा बचा था, जो थोड़ा सा पार्ट था, वो क्या सेव हो गया। तो ऐसी सेम चीज किसके साथ हुई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ हो रही है। अब ऐसे क्या हुआ था कि उनका जो पूरा दिन था वो क्या पश्चाताप में गया था, पूरा रिग्रेट से भरा हुआ था उनका दिन, पूरा दिन उनका खराब था। फिर ऐसा क्या हुआ, फिर जो क्रो था, क्रो एक नेगेटिव सिंबल है, क्रो ने क्या जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो स्नो के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उसको क्या गिराया, कहाँ से गिराया था, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजन ट्री है, जहरीला पेड़ है ना। फिर उसने क्या किया, जब वो गिरा मेरे शोल्डर के पास गिरा, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शोल्डर के पास गिरा, तो हैज गिवन माय हार्ट, यानी कि उनके जो हर्ट को एकदम क्या उन्होंने चेंज कर दिया, जो वो रिग्रेट से भरे हुए थे उनके क्या है, उनके मूड को चेंज कर दिया एकदम, है ना। क्योंकि नेचर में ये पावर होती है भाई कि जो भी हमारा दिन खराब गया है या कैसे भी हम मतलब सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं किसी भी चीज से, अगर कोई भी मतलब चीज हो रही है हमारे साथ नेचर से रिलेटेड, तो क्या एकदम हमारा मूड चेंज हो जाता है। सेम चीज किसके साथ हुई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ हुई है। फिर वो जब उनके साथ ये चीज हो रही थी कि हाँ, उनका मूड चेंज हो गया, फिर उनको क्या रियलाइज होता है इसके बाद, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो मेरा दिन पूरा खराब गया था उसमें से कुछ हिस्सा क्या मैंने सेव कर लिया, यानी बचा लिया। ठीक है, तो ये हमारी पोएम थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सैंडल आइडिया देख लेते हैं। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ स्मॉल एंड सिंपल पोएम विद अ डीप मीनिंग। जो हमारी ये पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, थी तो बहुत छोटी सी पोएम, ओनली 2 स्टैंडर्ड में डिवाइडेड थी, है ना। बट क्या था, ऐसे बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो यही इस पोएम का के बारे में बताया गया कि है तो बहुत छोटी सी पोएम, बट जो इसका मीनिंग है वो बहुत ज्यादा डीप है। क्योंकि आप देखोगे आपके सराउंडिंग में देख लोगे आप, क्योंकि जो क्रो है ना, क्रो और जो पॉइजन ट्री दोनों ही क्या है, नेगेटिव सिंबल है। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव सिंबल है। तो कैसे इन नेगेटिव नेगेटिव चीजों ने जो हमारे पोइट हैं, जो नेगेटिव से ऑलरेडी भरे थे, क्योंकि स्ट्रेस से और रिग्रेट से जब भरे हुए थे, कैसे उन्होंने क्या उनके जीवन में कैसे पॉजिटिवनेस लेकर आई। तो क्या कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे हमने धारणा बना ली होती है कि ये नेगेटिव है, इससे दूर रहो, है ना, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये सारी हमारी धारणा है। क्योंकि अगर आप ये ऐसा, अगर ये आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव कोई चीज होती ही नहीं है, वो सबके किस पे डिपेंड करती है, हमारे थिंकिंग पे डिपेंड करती है। तो ये इसकी क्या बहुत ज्यादा डीप मीनिंग थी। तो यही इसके बारे में बताया गया था, डस्ट ऑफ स्नो कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा कंपोज किया गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है ना, कि इसके राइटर कौन थे। इज अ स्मॉल एंड सिंपल पोएम, बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत सिंपल सी पोएम है, विद अ डीप मीनिंग, है ना। कितने इट एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। और क्या एक्सप्रेस करती है ये पोएम कितना अच्छे से एक्सप्रेस करती है कि जो हमारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो स्मॉल चीजें होती हैं, जिसपे हम कभी गौर भी नहीं करते, है ना, कैसे वो हमारे मूड को चेंज करने की उनमें क्या पावर होती है। द पोएम reiterates that the little things in life can make huge changes in our future। जो ये पोएम है, कैसे छोटी छोटी चीजें, रिट्रेट्स का मतलब होता है दोहराना, कैसे जो छोटी छोटी चीजें, लिटिल थिंग माने छोटी छोटी चीजें, कैसे छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ को, है ना, हमारी लाइफ में, ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज जैसे बोल सकते हैं हम।
है ना। ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा, कैसे मतलब छोटी छोटी चीजें कैसे बड़े बड़े चेंजेस लेके आ सकती है किसमें, हमारे फ्यूचर में, हमारी लाइफ में। तो इट ऑल्सो शोज दैट इफ वी टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ इन स्प्राइट इवेंचुअली समथिंग विल हैपन टू चेंज आवर सिचुएशन इनटू हैप्पियर टाइम। अब इसका क्या मतलब है, अगर कभी भी हमारे लाइफ में कभी भी कोई हार्ड टाइम आता है ना, कभी कठिनाई आती है, क्योंकि सिचुएशन एक सी कभी किसी के लाइफ में सेम नहीं रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं। अगर कभी हम फेस करते हैं हार्ड टाइम को अपनी लाइफ में, तो क्या होता है इवेंचुअली कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही क्या चेंज होती है। तो इवेंचुअली समथिंग विल हैपन टू चेंज आवर सिचुएशन, किसके द्वारा चेंज होती है सिचुएशन, इनटू हैप्पियर टाइम। किसके द्वारा चेंज होती है, वो ये छोटी छोटी लिटिल लिटिल थिंग जो थिंग्स होती हैं उसके द्वारा ही क्या चेंज होती है। इट ऑल्सो शोज दैट इफ वी टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ इन स्प्राइट इवेंचुअली समथिंग विल हैपन टू चेंज आवर सिचुएशन इनटू हैप्पियर टाइम। तो ये था हमारी वीडियो का सेंट्रल आइडिया हमारी पोएम का। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। What do the hemlock tree and crow represent? What does the dust of snow metaphorically stand for? अब जो ये पोएम है इसमें मेन चीज तो ये है जो सिम्बलाइज करा गया है क्या, हेमलॉक ट्री और किसके बारे में, क्रो के बारे में। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारी चीजें पूछी गई इस क्वेश्चन में। तो द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट द सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ड बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मीन्स क्या होता है, पहले तो ये बात, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मीन्स होता है भौतिकवादी चीजें। क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ना कौन बेस्ट है, मतलब अगर आप मनी को चूज करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मनी चूज करो या लक चूज करो, है ना। क्योंकि दोनों ही क्या है अपनी अपनी महत्वता रखती है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर मनी नहीं है तो भाई ऐसे बोलते हैं, किसी किसी सिचुएशन में डिपेंड करता है। अगर आपकी एज हो चुकी है, ठीक है, पैसा है आपके पास, क्या है, फिर लव नहीं है, तो क्या है, बहुत सारी चीजें होती है कि हमें जो मनी प्रोवाइड कर सकती है वो क्या प्रोवाइड कर सकती है, मटेरियलिस्टिक थिंग हमें प्रोवाइड कर सकती है। बट जो लव है, जो फीलिंग होती है ना, वो कौन प्रोवाइड कर सकता है, वो लव ही प्रोवाइड कर सकता है। तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट द सॉरो। जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरो मीन्स दुख को, डिप्रेशन को, फेल्ड बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब जो आप अपने वर्ल्ड में जो आपके आसपास की जो चीजें हैं वो आप देख रहे हो कि क्रो है, बोलते हैं ना किसी की जो क्रो है वो किसका सिंबलाइज कर, वो किसका प्रतीक है, वो डेथ का प्रतीक है। सेम ऐसे ही क्या हेमलॉक ट्री वो भी डेथ का प्रतीक है। तो दोनों ही क्या नेगेटिव चीज है, तो दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरो को और इसको डिप्रेशन को। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचर, जॉय एंड एनर्जी। और जो ये डस्ट ऑफ स्नो है वो किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, किसका, नेचुरल जॉय, प्राकृतिक जो आनंद है जो हमें मिलता है किससे, नेचर से, एंड एनर्जी, और किससे, एनर्जी किससे मिलती है, नेचर से। तो किसका है ये सिंबल, कौन है ये, डस्ट ऑफ स्नो का। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हर हेमलॉक ट्री मींस पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट द पोएट इज एंटरिंग इनटू अ टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। अब जो डस्ट ऑफ स्नो है, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्रीज, है ना। अब जो एक क्रो था और जो हेमलॉक ट्री था, है ना, उन्होंने कितनी डीप मीनिंग दी, मीन पासिंग थ्रू द सैड, मतलब वो कोई नेगेटिव चीज नहीं है। हमने अपने अंदर धारणा बना रखी कि हाँ ये नेगेटिव चीज है, बट वो कोई नेगेटिव चीज नहीं होते हैं, है ना। थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट द पोएट इज एंटरिंग इनटू अ टाइम। जब वो पोएट थे जो सैड थे और डिप्रेस थे, तो कैसे क्रो और हेमलॉक ट्री ने उनके मूड को क्या चेंज कर दिया था, इज एंटरिंग इनटू अ टाइम फुल ऑफ जॉय। उनका जो टाइम था, कहाँ वो सैड थे और डिप्रेस थे, है ना, फिर उनमें सडनली कैसे चेंज हुआ, इनके किसके द्वारा हुआ था, हेमलॉक ट्री और क्रो के द्वारा। कैसे चेंज हुआ था, उनकी जो मूवमेंट था वो एकदम कहाँ सैड थे, कहाँ एकदम उदास होके जा रहे थे वो कहीं, और क्या एकदम ऐसे कोई एक्टिविटी हुई क्रो और हेमलॉक ट्री के द्वारा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, और क्या उनका जो दिन था वो पूरा किससे भर गया, फुल ऑफ जॉय से, और उनको बहुत अच्छा फील करने लगे थे वो। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट मेड द पोएट चेंजेस हिज मूड एंड हाउ। सेकंड में पूछ रहा है वो कि कैसे पोएट का मूड चेंज हो गया, क्यों हुआ। तो अ क्रो ऑन द हेमलॉक ट्री shook down the dust of snow on the poet। अब जो क्रो था, जो कौवा था, है ना, कौवा था किस पे था, वो हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या बैठा हुआ था, है ना। अब shook down मींस क्या, उसने गिराया, क्या चीज गिराई थी, डस्ट ऑफ स्नो। क्या गिराया था सर, डस्ट ऑफ स्नो। जो स्नो मींस बर्फ की जो धूल थी, जो कुछ पार्टिकल्स थे, वो उसने क्या क्रो ने किस पे से गिराए थे, हेमलॉक ट्री पे से गिराए थे। किस पर गिराए थे, पोएट पे।
द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैज चेंज्ड हिज मूड। अब जो फॉलिंग मीन्स गिरी हुई जो डस्ट ऑफ स्नो थी, है ना, फॉलिंग मीन्स गिरना, द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो, जो गिरी हुई डस्ट ऑफ स्नो थी, जो किसके ऊपर आके गिरी थी, पोएट के ऊपर आके गिरी थी, उसने क्या करा था, जो पोएट के मूड को एकदम क्या चेंज कर दिया था। द पोएट वॉज गोइंग समवेयर ऑन अ स्नोई मॉर्निंग। अब जो पोएट थे वो कहा स्नोई मॉर्निंग में कहीं जा रहे थे। ही वॉज अपसेट, वो क्या थे, बहुत ज्यादा अपसेट थे, बहुत ज्यादा अपसेट थे। ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विद स्नो डस्ट। अब जो ट्री था वो किससे कवर था, क्योंकि स्नोई मॉर्निंग थी, है ना, बहुत ज्यादा स्नोई मॉर्निंग थे, वो कहीं जा रहे थे और क्या वो अपसेट थे। अब जो ट्री था, जो पेड़ थे, वो किससे कवर थे, वो फुल ऑफ किससे कवर थे, बर्फ से कवर थे, स्नो से कवर थे वो। A crow sitting on a hemlock tree shook the tree so that some dust of snow fell on the poet. अब क्योंकि जो क्रो था वो कहां पर आगे, सिटिंग मीन्स होता है बैठना, है ना, सिटिंग मीन्स होता है बैठना, कहां पर बैठ गया था वो, पॉइजन ट्री पे, हेमलॉक ट्री पर आके बैठ गया था, और शुक द ट्री, और क्या शुक माने हिलाया, द ट्री सो दैट, ताकि सम डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, ताकि जो कुछ पार्टिकल थे, जो डस्ट के, जो मतलब स्नो के जो पार्टिकल थे वो किस पे आके गिरे थे, फेल मीन्स होता है गिरना, किस पे आके गिरे थे, पोएट पे आके गिरे थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। तो दिस चेंज हिज मूड एंड ही बिकेम हैप्पी एंड रिलैक्स। इससे क्या है, अब जो ये एक्टिविटी हुई थी, कैसे प्रो ने उनके ऊपर जो डस्ट गिराई थी स्नो की, उससे उनका जो मूड था वो चेंज हो गया था, और वो क्या, वो अपसेट थे, वो कैसा फील कर रहे थे अब, हैप्पी और रिलैक्स्ड। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। What was the reaction of the poet when the dust of snow fell on him? अब जो पोएट का रिएक्शन क्या था, ठीक है, अब जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी थी तो पोएट का क्या रिएक्शन था। नॉर्मली जो पीपल थॉट बोथ प्रो एंड हेमलॉक ट्रीज कंसीडर्ड इनऑस्पिशियस। अब नॉर्मली क्या होता है कि पीपल क्या सोचते हैं, जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि जो प्रो है और जो हेमलॉक ट्री है, वो क्या है, एकदम कंसीडर्ड किसके कैसा माना जाता है उनको, इनऑस्पिशियस मीन्स, इनऑस्पिशियस मीन्स होता है अशुभ, है ना, अनफॉर्चून मानना किसी चीज को, है ना, अशुभ मानते हैं, किसी चीज को क्या अशुभ मानते हैं कि तो यार बेकार है। बट लेकिन when the dust of snow from the hemlock tree fall on the poet, अब लेकिन जब डस्ट ऑफ स्नो कहाँ पे से गिरी थी, जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो हेमलॉक ट्री से जब पोएट के ऊपर गिरती है तो ही टुक इट इन अनदर वे, उन्होंने, अब वो क्या हुआ था कि जो डस्ट ऑफ स्नो थी जब वो गिरी थी हेमलॉक ट्री से, क्रो के द्वारा गिराई गई थी, उन्होंने क्या किया, इट टुक इट इन अनदर वे, उन्होंने और नेगेटिव नहीं सोचा कुछ भी कि इतना सारा तो नेगेटिव मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, मेरा दिन जो गया है वो बेकार गया है, पश्चाताप में गया है, और ऊपर से इन नेगेटिव चीजों ने भी क्या मेरे ऊपर गिरा दिया। वो चाहते तो ये भी सोच सकते थे कि यार ये क्या क्रो ने गिराया है, अब तो मेरे साथ और बुरा होगा, बट नहीं, उन्होंने क्या किया, उसको और एक अलग वे में सोचा कि नहीं ऐसा नहीं है, he took it in another way, उन्होंने कोई दूसरे वे में लिया कि नहीं, और he was depressed and sorrowful, और वो क्या थे, बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। But the moment the crow shook the hemlock tree and the dust of snow fell on him, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो hemlock tree से गिरी थी उनके पास, तो he felt unburdened and relieved, उनको बर्डन फील कर रहे थे अपने ऊपर, है ना, वो क्या एकदम अनबर्डन फील कर रहे और रिलैक्स फील कर रहे थे जब वो क्या स्नो उनके ऊपर गिरी थी। तो क्या है, ये सारी चीजें क्या आप समझ रहे हो, आप समझ सकते हो कि ये थिंकिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है। चाहते हैं तो वो नेगेटिव भी ले सकते थे, या फिर अगर उन्होंने क्या सोचा कि नहीं ये तो पॉजिटिव चीजें लेकर आई है मेरी लाइफ में, मेरे दिन में जो मेरा दिन खराब गया था वो क्या इनकी वजह से क्या मेरा कुछ पार्ट जो था वो सेव हो चुका है। तो ये क्या है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन आर थिंग्स। अगर आप थिंकिंग अगर अच्छी रखोगे, अगर सोचोगे अच्छा, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप नेगेटिव चीजों को ऑलरेडी सोच लोगे कि नहीं अब तो मेरे साथ यही हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं चीजें क्या है एकदम क्रिएट हो जाती है और नेगेटिव हो जाता है आपके साथ। तो क्या है, आपको क्या है हमेशा पॉजिटिव सोचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डज द पोएट फील दैट ही सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। अब पोएट को ऐसा क्यों लगा कि उनका जो दिन था जो पूरा खराब गया था, पर उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो मैंने उसको सेव कर लिया। तो आंसर देख लेते हैं, क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। जब क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो को क्या गिराया था पोएट के ऊपर, तो बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्रीज आर कंसीडर्ड इनऑस्पिशियस। तो दोनों ही क्या है नेगेटिव चीजें हैं, दोनों ही क्या अशुभ हैं।
तो द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री इज अ बैड ओमेन। अब वो जो क्या सोच रहे हैं कि जो अगर डस्ट ऑफ स्नो गिर रही है तो क्या है, बैड ओमेन है ना, यानी कि अशुभ है ये सारी चीजें। तो बट द पोइट टुक इट पॉजिटिवली, बट इन्होंने जो हमारे पोइट थे उन्होंने इसको क्या लिया, एक पॉजिटिव वे में लिया इसको। तो ही फाउंड हिमसेल्फ रिलीव एंड फ्रॉम सोरो आफ्टर दिस इंसिडेंट। अब जब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था तब जो हमारे पोइट है उन्होंने क्या इसको पॉजिटिव वे में लिया और उनको क्या फील हुआ, बहुत ज्यादा रिलीफ, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हुए वो, है ना। नाउ ही कुड फ्रूटफुली यूजेस हिज एंटायर डे। अब उसके बाद उन्होंने अपने पूरे दिन को क्या फ्रूटफुली एंजॉय किया। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। अब देख लेते हैं हम एमसीक्यू। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। अब ये किसके सिंबल है, क्रो और हेमलॉक ट्री। हैप्पीनेस के हैं नहीं, सौरो के हैं, एंजाइटी के हैं, कंसर्न के। एंजाइटी नहीं होता, कंसर्न के लिए सौरो के हैं। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो किसके सिंबल है, सौरो के, है ना, बोलते हैं ना दुख के सिंबल है ये। The poet says, "Of a day I had root. What is the meaning of root?" अब से root का मीनिंग पूछा है। root का मीनिंग क्या, ruin माने होता है बर्बाद होना, है ना। held in regret मीन्स होता है पछताना। ruled मीन्स किसी का रूल कर रहे हैं या फिर कौन को। तो इसका जो रूट का जो मीनिंग है वो क्या है, held in regret। सेकंड विल बी द राइट आंसर। held in regret मीन्स होता है पछताना, रिपेंट भी बोल सकते हैं हम, और रिग्रेट मीन्स होता है क्या, पछताना। थर्ड देख लेते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। लेसिल नॉरेस मतलब पोएट कौन है डस्ट ऑफ स्नो के, बहुत इजी सवाल है ये, है ना। लेसिल नॉरेस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स या रॉबिन क्रेग। तो जो हमारे पोएट हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब जो हमारे पोएट हैं उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो को किस तरीके से क्या डिस्क्राइब किया है। अ स्टॉर्मी नाइट, क्या तूफानी नाइट के बारे में बताया, डस्ट ऑफ स्नो नहीं। अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंज हिज मूड, जो छोटा सा इंसिडेंट हुआ था उनके मूड को क्या चेंज कर दिया गया था। या फिर अ स्नोफॉल इन द माउंटेन, जो माउंटेन से स्नोफॉल गिर रहे थे उसको डिस्क्राइब किया था इसमें, डस्ट ऑफ स्नो में नहीं। अ बर्ड बिल्डिंग इट्स नेस्ट, जो बर्ड थी वो क्या है घोंसला बना रही थी, ऐसा भी कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो डस्ट ऑफ स्नो में कोई ने डिस्क्राइब किया है वो ये डिस्क्राइब किया है, अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंज हिज मूड। कोई भी छोटी छोटी चीजें हमारे क्या मूड को चेंज करने की क्या पावर रखती है। तो विच वर्ड इज मेंशन इन द पोएम। अब इस पोएम में कौन से वर्ड को मेंशन किया गया, स्पैरो को, क्रो को, पिजन को, आउल। तो वी ऑल नो क्रो को। नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर वाज द क्रो सिटिंग। अब जो क्रो था, जो कोआ था, वो कहां पर बैठा हुआ था, ऑन अ टेलीफोन वायर, क्या वो टेलीफोन वायर पे बैठा हुआ था। ऑन द पोएट्स शोल्डर, क्या वो पोएट के शोल्डर पे बैठा हुआ था। ऑन अ हेमलॉक ट्री, क्या वो एक हेमलॉक ट्री पे बैठा था, जेरली पेड़ पर। या फिर ऑन द ग्राउंड, क्या वो किसी मैदान में बैठा हुआ था। तो जो हमारा क्रो था वो कहां पर बैठा हुआ था, ऑन अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री यानी कि पॉइजन ट्री पर बैठा हुआ था। तो व्हाट हैपेंड व्हेन द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री। क्या हुआ जब क्रो ने हेमलॉक ट्री पर क्या बैठा था। तो द पोएट गॉट स्कॉट, क्या जो हमारे पोएट थे वो क्या डर गए थे। या फिर अब ब्रांच फेल डाउन, जो शाखा होती है पेड़ की वो गिर गई थी उनके ऊपर, नहीं। डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, जब क्रो बैठा हुआ था किस पर, हेमलॉक ट्री पर, तो क्या हुआ था, डस्ट ऑफ स्नो क्या उसके किसके ऊपर गिरी थी, पोएट के ऊपर गिर गई थी। या फिर द क्रो फ्लू अवे, जो कोआ था वो क्या उड़ गया था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। थर्ड विल बी द राइट आंसर। द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, जब क्रो था, जब वो आके बैठा था किस पे, हेमलॉक ट्री पर आया था, उन्होंने हिलाया था, कोई मूवमेंट किया था, इससे क्या हुआ था, डस्ट ऑफ स्नो के जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो किसके ऊपर गिर गई थी, पोएट के ऊपर गिर गई थी। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ डिड द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। अब जो ये डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरी थी, है ना, पोएट के ऊपर गिरा था, तो क्या हुआ था, कैसे अफेक्ट पड़ा था किससे, पोएट पे। तो इट मेड हिम फील कोल्ड। अगर स्नो हमारे ऊपर गिर गई है तो पोएट को ये फील हुआ था कि क्या कोल्ड, उनको सर्दी लग रही थी। इट मेड फील कोल्ड नहीं, इट चेंज्ड हिज मूड फॉर द बेटर। और जो उनका मूड था उससे क्या वो चेंज हो गया था, बेटर हो गया था। इट मेड हिम एंग्री, या फिर क्या वो एंग्री हो गए थे। या फिर इट रिमाइंडेड हिम अ सैड मेमोरी, क्या उनको कोई सैड मेमोरी का याद आया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनको कैसे अफेक्ट हुआ था, इट चेंज हिज मूड फॉर द बेटर। जो उनका मूड खराब था किसी भी चीज से, स्ट्रेस से, रिग्रेट से, तो वो क्या उनका मूड जो था बेटर हो गया था, बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहे थे वो, डस्ट ऑफ स्नो जब उनके ऊपर गिरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज मेंशन इन द
पोएम। अब किस तरीके का ट्री का यूज किया गया है इसमें, इस पोएम में, तो पाइन का, बनियान का, हेमलॉक का या फिर ओक का। तो हेमलॉक ट्री का इसमें क्या यूज किया गया है। थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज द पोएम कन्वे अबाउट नेचर। अब नेचर के बारे में इस पोएम में मतलब क्या बताया गया है। तो नेचर इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, या फिर नेचर हैज द पावर टू अपलिफ्ट मूड, या फिर नेचर इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज, या फिर नेचर शुड बी फियर। क्या है नेचर के बारे में, क्या बताया गया है इसमें। तो क्या डरावना तो बिल्कुल भी नहीं होता नेचर, ठीक है, मिस्ट्रीज भी नहीं है, डिस्ट्रक्टिव भी नहीं है। तो नेचर के बारे में क्या बताया गया है, नेचर हैज द पावर, नेचर के पास ही वो पावर है जिससे क्या टू अपलिफ्ट मूड, कि वो हमारे मूड को क्या बदल सकती है, बेटर कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो नेचर में वो पावर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन डस्ट ऑफ स्नो। किस डिवाइस का यूज किया गया डस्ट ऑफ स्नो में, मेटाफोर का, सिमिली का, एलिट्रेशन का, इमेजिनरी का। तो जो डस्ट ऑफ स्नो का जो सिंबलाइज किया गया है वो किससे किया गया, मेटाफोर से किया गया है। तो ए विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। पोएम की थीम क्या है इसमें, द ब्यूटी ऑफ स्नो। क्या ब्यूटी को डिफाइन किया गया है स्नो की, द हार्शनेस ऑफ विंटर, या फिर विंटर की जो हार्शनेस है कि बहुत ज्यादा कोल्ड पड़ रहा है, बहुत ज्यादा विंटर है, ये बताया गया है इसमें नहीं। द पावर ऑफ स्मॉल मूवमेंट टू ब्रिंग जॉय, कि उसमें छोटी छोटी चीजों में क्या इतनी पावर होती है कि जो क्या है हमारे लाइफ में क्या लेकर आ पाए, जॉय लेके आ पाए, आनंद लेके आ पाए, खुशियां लेके आ पाए। या फिर द रिलेशनशिप बिटवीन बर्ड्स एंड ट्री, या फिर किसी रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है इसमें कि बर्ड और ट्री में क्या रिलेशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया इसमें। पोएम में क्या बताया गया है, द पावर ऑफ द स्मॉल मूवमेंट टू ब्रिंग जॉय, मतलब जो कुछ कुछ चीजों में इतनी अच्छी पावर होती है, इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो क्या है हमारी लाइफ में क्या जॉय को लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी स्टांजास आर देयर इन द पोएम। अब इसमें कितने स्टांजा, ओनली 1 2 3 4, ओनली 2 स्टांजा है इसके अंदर। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। 14 देख लेते हैं, व्हाट फीलिंग डिड द पोएट हैव बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम। मतलब इससे ये पूछा गया है कि डस्ट ऑफ स्नो और मतलब गिरने से पहले जो पोएट का मूड था वो कैसा था। जॉयफुल थे वो, एंग्री थे, या फिर सैड एंड रिग्रेटफुल थे, या फिर एक्साइटेड थे। एक्साइटेड वो बिल्कुल भी नहीं थे, जॉयफुल भी नहीं थे, एंग्री यानी गुस्से में भी नहीं थे। तो वो कैसे थे, वो सैड और रिग्रेटफुल थे, बहुत ज्यादा दुखी थे और क्या पश्चाताप से क्या भरे हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अब इसमें राइम पूछा गया है, राइम कैसे निकालेंगे हम पहले ये देख लेते हैं। राइम के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे पोएम पर। राइम कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे पहले आप इसके लास्ट वर्ड को देखेंगे, है ना, ओनली लास्ट वर्ड को हमें देखना है। अब जो उसको जैसे बोलते हैं ना, आजकल के ट्रेंड में चल रहा है कि वाइब मैच करना है, इस तरीके से क्या हम साउंड मैच करते हैं। जैसे कि क्रो और स्नो सेम साउंड मैच कर रहे हैं ना, तो ये आपका ए हो गया, ठीक है। और मी और क्रो और मी में का जो साउंड है वो क्या मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या है, ये बी है। स्नो क्या है, क्रो से मैच कर रहा है, जो साउंड है वो मैच कर रहा है, तो वो क्या है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका एक सेकंड रुको आप। तो ये हमारा क्या ए है, ये बी है, और जो स्नो और क्रो है उसका साउंड सेम आ रहा है, तो ये हमारा ए होगा, ठीक है। अब ट्री का साउंड और मी का साउंड क्या सेम आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, बी होगा। हर्ट और पार्ट दोनों के साउंड सेम आ रहा है, तो क्या है, अब ये सी, क्योंकि दूसरा स्टैंडर्ड है उसमें सी बोलेंगे हम, और ये भी सी होगा, ठीक है। अब मूड और रूट इन दोनों का भी क्या है, साउंड सेम आ रहा है, तो ये डी, तो ये डी। तो आप ये इसमें राइम देख सकते हो, ए बी सी डी, तो ये राइम है इसकी। तो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, क्या था इसमें, ए बी और सी डी था। तो ये यहाँ पे कहाँ पर है, ए बी सी डी, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारी राइम थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। पोएम बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, है ना। इसका जो मीनिंग था, जो एग्जैक्ट मीनिंग था, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो मीनिंग था बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में क्या है, इसकी नीड है। अगर हम चीजों को क्या है पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमारे साथ क्या पॉजिटिव ही होगा, है ना। बहुत अगर आप देखोगे टीनेजर में भी कितने सारा क्या डिप्रेशन आ गया है आजकल, है ना। तो क्या है, उनको इस चीज की बहुत ज्यादा क्या है नीड है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। अगर आपको इससे आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, और इंस्टाग्राम पेज को भी क्या फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी
जज्बे के साथ और नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक यू।